हेलो एवरीवन, आई एम नेहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सेशन 4th पढ़ेंगे आज। जैसा कि न्यूमेरिकल सेशन 1, 2 और 3 हो चुका है और न्यूमेरिकल सेशन 1 में जो 1 to 4 चैप्टर्स है, जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी एंड रेडिएशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये न्यूमेरिकल सेशन 1 में हो चुका है। ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन 2 में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इससे पिछले जो न्यूमेरिकल सेशन 3 था उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सेशन 4 पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है वो चैप्टर्स 3 होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो लास्ट चैप्टर है उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव करंट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। यहां क्या कह रहा है कि एक 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, यानी फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज सप्लाई है। तो हमें बताना है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड द नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल। ठीक है ना। जैसे देखो ये क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर है, ठीक है, जो 100 ओम है, ओके, और यहां पे एसी सप्लाई कनेक्टेड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गया है ना। तो यहां पे क्या है, एसी सप्लाई लगा हुआ है। ठीक है ना। और इसका जो आरएमएस यानी जो यहां पे 220 वोल्ट कहने का मतलब क्या है कि ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, यानी वी आरएमएस इक्वल टू जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया हुआ है ना। और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो कितना दिया है, हमारा 50 हर्ज दिया हुआ है। और जो आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना है, 100 ओम दिया हुआ है। समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट? ओके। तो पूछ रहा है कि आरएमएस करंट क्या होगा, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, आई आरएमएस इक्वल टू होता है वी आरएमएस। अगर ये इसमें सिर्फ रजिस्टर है तो हम लोग आर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन आर। समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? तो वी आरएमएस कितना हो गया, 220 वोल्ट, आर का वैल्यू कितना है 100, तो ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर हमारा आईआरएमएस हो जाएगा। अब कह रहा है कि नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका जो पी एवरेज जो आएगा फुल साइकिल में वो कितना होता है, वी आरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। ये क्या है, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर बोलते हैं। और बेसिकली ये फाई क्या है, आईआरएमएस और वीआरएमएस, यानी आई और वी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है। अब चूंकि देखिए इसमें क्या हो, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें हमारा वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम फेज में होता है। सेम फेज में होने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 होता है। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव की बात करें, यानी कैपेसिटर रहा और कैपेसिटर के साथ हमारा क्या बोलते हैं, एसी सप्लाई कनेक्टेड हो, तो उसमें जो है हमारा जो आई और वी के बीच में जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। और इंडक्टिंग जो इंडक्टर जो कॉइल होगा, अगर प्योर इंडक्टिव जो कॉइल होगा जिसमें इंडक्टर होगा और हमारा एसी सप्लाई होगा, तो उसमें भी जो फेज का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, फेज का जो एंगल होगा आई और वी के बीच में जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। सिर्फ प्योर रेजिस्टिव में ही जो फेज का जो फाई का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है ना। तो वीआरएमएस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीआरएमएस हमारा क्या है 220, और आईआरएमएस कितना दिया है हमारा, आईआरएमएस दिया मतलब दिया नहीं है, ये मैं निकाला हूं अभी, तो कितना 2.2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 484 हमारा वॉट हो जाएगा। अगर ये प्योर रेजिस्टिव है, लेकिन यही अगर
रेजिस्टर की जगह पे ये इंडक्टर हो जाता तो यहाँ पे पी एवरेज क्या होता है, 0 होता, क्योंकि यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये रेजिस्टिव की जगह पे इंडक्टर होता, ठीक है, यानी इंडक्टर लगा होता, तो उसमें भी वी और आई के बीच में जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो वहां पे पी एवरेज 0 हो जाता है। तो प्योर कैपेसिटिव में ही हमें पी एवरेज मिलेगा पूरे साइकिल में, लेकिन प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव में पी एवरेज हमें 0 मिलता है। समझ में आया अच्छे से? ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय E इक्वल टू, यानी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज है, वो किस फॉर्म में, E इक्वल टू 140 साइन 314.2 इंटू टी, इस फॉर्म में है। ओके ना, तो पूछ रहा है कि इस कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम, यानी आर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 50 ओम है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। ओके, यानी इसमें कुछ ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं रहा है, बहुत ही आसान है। ओके, तो ये बेसिकली ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। तो इसका जो ई का जो वैल्यू है कितना है, 140 साइन 314.2 टी हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये किस फॉर्म में है, ये आर का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना, 50 ओम है। तो यहां पे ये जो फॉर्म दिया, ये किस फॉर्म दिया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है, यानी ये इस फॉर्म में है। तो यहां पे ई नॉट क्या है, 140 है, और यहां पे ओमेगा क्या है, 314.2 वैल्यू है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, 314.2। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ये तो आपको पता है अच्छे से। तो 314.2, तो हमारा एफ का जो वैल्यू हो जाएगा 304.2 अपॉन में 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई का वैल्यू अब लिख लो, 314.2 अपन में 2 इंटू 3.142, ये वैल्यू होता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, एफ का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 50 हर्ज आएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया? इसको, इसमें किसी को डाउट है क्या? निकाल लोगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन ज्यादा कुछ करना है नहीं, है ना, तो आप इसको कर लेना। ओके, अब पूछ रहा है कि आरएमएस करंट क्या है। आई आरएमएस अभी क्या होता है, हमें पता है कि आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है। अब चूंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई आरएमएस वी आरएमएस अपन में क्या होगा, आर होगा। ठीक है ना, ओके ना, तो यहां पे जो इंपेडेंस जो होगा वो आर के बराबर होगा। समझ में आया चीजें? ओके, अब यहां पे देखो, ये हम ई आरएमएस लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम ई आरएमएस लिख देते हैं। ओके, अब ई आरएमएस को चाहे पी आरएमएस को, दोनों बात बराबर है। अब ई आरएमएस क्या होता है, ई नॉट बाई √2 होता है। क्या होता है, √2 होता है इंटू आर। अब ई नॉट का वैल्यू कितना है, मैंने कितना निकाला, ये क्या है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, तो यहां पे लिख देते हैं 140 बाई √2। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है हमारा कितना, 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है 1.98 एम्पियर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है ना, देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो ये बताइए, इतना अच्छा आसान क्वेश्चन है, इसको आपको करके आना है। ठीक है ना, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, ए 0.1 हेनरी इंडक्टर और 25 into 10.6 farad capacitor and a 50 ohm resistor are connected in a series to 150 वोल्ट। ये क्या है, हमेशा याद रखना, जब ऐसे दे क्या दिया है, VRMS दिया हुआ है, और कितना हर्ज एसी सप्लाई है, 50 हर्ज है। तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, फिगर देख लो ऐसा। ठीक है, ओके, ये किससे, एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। एसी सप्लाई का ऐसी वोल्टेज का ऐसी दिखाते हैं ना। ठीक है, तो यहां पे एल का वैल्यू कितना दिया है, 0.1 हेनरी, एंड सी का जो वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻⁶, और आर का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 50 ओम दिया है। और यहां पे जो
VRMS दिया है वो कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया है। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ज दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होता है कि हमारा एक्सएल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंट, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है। ठीक है, यानी एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्सी होता है। ओके, एक्सएल क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ओके, तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। यानी हम यहां कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट एल सी। समझ में आया, यानी ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल सी। तो ये भी फॉर्मूला लिख दोगे तो ये क्या है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आप ये करने की इतना जरूरत नहीं है, बस इतना आप लिख लोगे तो ये हमारा क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एफ इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल का वैल्यू कितना है भाई, एल का वैल्यू 0.1 हेनरी है, एंड सी का वैल्यू कितना है, 25 इंटू 10 को माइनस 6, तो 25 इंटू 10 को पावर माइनस 6 इतना वैल्यू है। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 100.6 हर्ट्ज। बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके, ये मार्च 2022 में आया था, और कुछ तो नहीं पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए 100 मिली हेनरी इंडक्टर 36 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड 12 ohm resistor are connected in series to 120 volt of 50 hertz AC source. Calculate the impedance of the circuit at resonance current at frequency resonance frequency. अब देखिए impedance पूछ रहा है, impedance कितना किसको बोलते हैं, बेसिकली ये जब तीनों, जब हमारा बेसिकली ये क्या होता है, ये भी एक रजिस्टर हुई होता है। ठीक है, तो इंपेडेंस का जो वैल्यू होता है ये कैसे कनेक्टेड, देखो ऐसे कनेक्टेड है। मैं इसको पहले बना देता हूं फिगर। ओके, आप भी फिगर जरूर बनाएं एग्जाम में, इससे आपका मार्क्स इंप्रूव होता है। समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी को डाउट है क्या। ओके ठीक है, तो यहां पे जो इंडक्टर का जो वैल्यू है यहां पे कितना है, एल इक्वल टू वैल्यू जो है कितना है 1000 मिली हेनरी, सी का वैल्यू कितना है 36 माइक्रोफराड, एंड आर इक्वल टू कितना दिया है 12 ओम दिया हुआ है। और यहां जो VRMS जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 120 वोल्ट दिया हुआ है। एफ जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 50 हर्ज दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंट करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखो जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है वैल्यू, आपने पढ़ा होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमें पता है कि रेजोनेंट कंडीशन में XL इक्वल टू क्या होता है XC के बराबर होता है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना है वही हमारा आंसर है। आर का वैल्यू कितना दिया है 12 ओम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये क्वेश्चन कितना आसान है, कर सकते हो ना, है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। ओके, अब देखिए फिर ये वही क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए अ पैरेलल LC सर्किट कंप्राइजेस ऑफ 5 हेनरी इंडक्टर एंड 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर, कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा L का जो वैल्यू दिया है 5 हेनरी दिया हुआ है, और C का जो वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफराड दिया है। इसका मतलब 5 माइक्रोफराड इक्वल टू 5 इंटू 10 को माइनस 6 फराड होता है। ओके ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, और रेजोनेंस का कंडीशन पता है कि XL इक्वल टू क्या होता है XC होता है। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाला था तो आपको याद होगा 1/2 पाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इतना होता है रूट LC, पता है ना, अभी निकाला हमने। बार बार क्या निकालना है ना, बार बार आप लोग करो, है ना।
ओके तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 3.14, बताओ एल का वैल्यू कितना है हमारा, एल का वैल्यू 5 हेनरी है एंड हमारा जो सी का जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6 है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 31.82 हर्ज। समझ में आया अच्छे से? ओके आगे चलते हैं, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफराड, यानी देखिए सी का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू कितना दिया है देखो तो 0.5 माइक्रोफराड, इसका जो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फराड होता है। कनेक्टेड जो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 हर्ज है ना। तो पूछा व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, यानी एक्सी पूछ रहा है। तो एक्सी निकालिए, एक्सी क्या है 1/ω_c, है ना। ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो 1/ω का वैल्यू कितना है, ओमेगा इसका जो 2πf इंटू सी, तो लिखो 1/2 इंटू 3.14, एफ का वैल्यू कितना है हमारा, जल्दी बता दो, एफ का वैल्यू 100 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 0.5 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 3183 ओम, यानी 3.183 किलो ओम। समझ में आया अच्छे से? ओके इसमें किसी को डाउट है क्या, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। ओके यहां देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ और पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू मतलब ई नॉट का वैल्यू दिया है कितना 110 वोल्ट दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ज दिया हुआ है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एलसीआर सर्किट। यानी एलसीआर सर्किट क्या है मतलब, यानी इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों हमारा कनेक्टेड है सीरीज में, यानी ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ओके ऐसे कनेक्टेड है। ओके इसका जो वैल्यू है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए जल्दी से, एल इक्वल टू 10 मिली हेनरी एंड सी का वैल्यू कितना दिया है 25 माइक्रोफराड एंड आर का वैल्यू कितना दिया है 100 ओम दिया है। ओके समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो कितना दिया है 50 हर्ज दिया हुआ है और ई नॉट कितना दिया है 110 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल देंगे, यानी एक्सेल पूछ रहा है। एक्सेल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, तो एक्सेल हो गया ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू कितना 2πf इंटू एल, तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू बता दीजिए, एफ का वैल्यू 50 है ना, और एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हमारा कहाँ है 10 मिली हेनरी। तो 1 मिली हेनरी में 10⁻³ हेनरी होता है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेल का वैल्यू आया है 3.14 ओम। अब क्या पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा हमारा एक्सी होगा, उसको निकालते हैं। तो क्या होता है 1/ω_c, तो क्या होता है 1/2πf इंटू सी, यानी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14, एफ का वैल्यू कितना है 50 दिया है एंड सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 25 माइक्रोफराड, यानी 25 इंटू 10⁻⁻6 फराड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 127.31 ओम। अब क्या पूछे, इंपेडेंस पूछ रहा है, तो इंपेडेंस का तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है Z इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, XL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना हमने निकाला है 3.14, XC का वैल्यू कितना मैंने निकाला है 127.31 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना दिया है हमारा, R का वैल्यू जो दिया हुआ है 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 159.876 ओम हो जाएगा।
समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, तो नेक्स्ट जो पीवाईक्यू देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है मार्च 2023 में कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, यानी V इक्वल टू कितना दिया है 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यानी डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ निकालना है वो नैनोमीटर में निकालना है। तो हमारा लैम्डा डी इक्वल टू क्या होता है H/P, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू होता है H/P। अब इसको H बाय, आपको पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकते हैं रूट में। ऐसी होता है ना कि p स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, ये आपको पता है ना, इसी रिलेशन से आया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम और इलेबोरेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एम, ओके, इसको E इंटू वी, ये V क्या है वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, H का वैल्यू यहाँ पुट करते 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, समझ में आया अच्छे से? इसका वैल्यू इतना होता है। अब रूट लिखेंगे ऐसे, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इंटू रूट वी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं जब कैलकुलेट कर दूंगा तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.228 इंटू कितना आता है हमारा 10 का पावर माइनस 9, ठीक है, मीटर में आता है, ओके। इतना वैल्यू आता है अपन में रूट वी, ओके। 1.228 इंटू 10 का माइनस 9 मीटर आता है, इसका जब वैल्यू पूरा कैलकुलेट हम करेंगे तब। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम किस में रखें, हम नैनोमीटर में रखें। तो क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर में जो आएगा वैल्यू 1.228 अपन में रूट वी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा नैनोमीटर में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि ये वैल्यू याद रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करेगा तो अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो आप आराम से डी ब्रॉगली वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो, जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तब की बात हम कर रहे हैं, प्रोटॉन रहेगा तो नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए इतना वैल्यू आप याद कर लो, ओके। तो यहां देखो लैम्डा डी इक्वल टू यहां क्या 1.228, वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया है, तो कितना हो जाएगा 1.228 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.1228 नैनोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आया आपको समझ में आ गया अच्छे से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन उसको बोलते हैं कि हम मिनिमम एनर्जी हमारा मेटल्स में कितना दें कि हम उसमें से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, तो वो मिनिमम एनर्जी क्या होता है वर्क फंक्शन होता है। तो मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है हमारा फाइनोट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें क्या निकालना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है फाई नॉट है, यानी ये हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो फाई नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट, और यहां पे जो लैम्डा नॉट है इसी लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन क्या हो जाएगा फाई नॉट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, ओके। तो H का वैल्यू कितना 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 होता है, सॉरी 30, हाँ ठीक है। एंड C का वैल्यू कितना हो 3 इंटू व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइड बाई फाइव नॉट का वैल्यू कितना दिया है
4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसको क्या करेंगे, अगर जूल में चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जूल मैंने जूल में क्यों किया, क्योंकि जूल इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सारा जब स्टैंडर्ड में है तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.9598 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी अल्टीमेटली हम लिखेंगे 2959.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं? बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम is incident on the surface of the metal, will there be photoelectric emission? तो photoelectric emission कब होता है? हमको पता होना चाहिए कि जब हम लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, या ये भी कह सकते हो कि जब हमारा लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो उस समय भी हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, समझ में आया अच्छे से? ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा जो वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है वो जूल के फॉर्म में दिया हुआ है। कितना दिया है? 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ है। अगर मैं लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना दिया है, लाइट का वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। ओके, समझो। अब देखो ध्यान से कि हमें क्या निकालना है, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा होता है। हमें क्या निकालना है, E इक्वल टू, देखो फाइंड आउट, अगर E का ये क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द लाइट, ठीक है ना। अगर ये एनर्जी ऑफ लाइट का वैल्यू इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन देखने को मिलेगा। तो अब देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू लाइट का जो स्पीड है वो कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ लिखेंगे। और देखो ध्यान से देखो, यहां पे बेसिकली यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे 500 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी 5000, इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। समझ में आया चीजें? ओके, देखिए एक चीज आप याद रखिए कि अगर आपको लग रहा है कि इसका कैलकुलेशन करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी तो आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं। आपको करना क्या है कि देखिए, इसका जो वैल्यू आता है, ये पूरा जो वैल्यू आता है, ये बेसिकली यहां पे, ये बेसिकली ये देखो, ये बेसिकली किस में आया, हमारा जूल में आया। अब जूल में आएगा तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यहां तक जब था तो ये किस में था, जूल में था, इसका वैल्यू किस में था, जूल में था। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा। तो इसका अगर तुम इसका पूरा कैलकुलेट करोगे, समझ में, ध्यान रखो, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है 12400 लगभग होता है इसका वैल्यू। तो याद रख लो, अपन में क्या होगा, 5000। तो याद ये रखना है कि जब एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आए, याद रखना ये कि जब ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम, लाइट का वेवलेंथ चाहे जो भी वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में आए तो आपको सिंपली यहां पे जो HC का जो वैल्यू रखेंगे वो 12400 रख देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नंबर कट हो सकता है तो आप क्या करना, इतना चीज आप लिख देना, ठीक है ना, इतना आप लिख देना, ठीक है ना। जब आप इतना लिख दोगे तो, और यहां पे लिख देना कि ये किस में हमारा आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ठीक है ना। तो इतना आप लिख देना और डायरेक्ट उसके बाद इतना 12400 लिख देना और 5000 से मतलब ये जो हमारा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ है उससे डिवाइड कर देना। तो याद यही रखना है कि जब एंगस्ट्रॉम में रहेगा तभी लिखना है।
तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आ रहा है वैल्यू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एक चीज और बता रहे हैं कि अगर वेवलेंथ का वैल्यू नैनोमीटर में दे दे, क्या करे, नैनोमीटर दे दे, तो आपको सिर्फ 1240 लिखना है, यानी एक जीरो हटा देना है। तो जब एंगस्ट्रॉम में हो तो एचसी का वैल्यू क्या लिखना है, 12400, और जब नैनोमीटर में दे तो क्या लिखना है, 1240, यानी एक जीरो हटा देना है। समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? तो हमें जो ई का जो वैल्यू मिला है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, और हमारा वर्क फंक्शन कितना है देखिए। तो यहां पे जो वैल्यू आ रहा है फाई नोट का 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ रहा है, यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमारा एनर्जी ऑफ लाइट आ गया है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अब चूंकि फाई नोट का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। कितना है, 19 जूल है। तो अगर मैं जूल को क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा, तो इसके लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू आता है फाई नोट का वैल्यू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। यानी आपको क्या देखने को मिला कि यहां पे जो ई का जो वैल्यू है वो फाई नोट से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। तो यहां क्या लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन विल अकर। समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए यहां पे दिया है द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन जो मेटल का दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ओके, यानी लाइट का जो वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, वो कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। विल देयर बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट? तो क्या है, तो देखिए थ्रेशोल्ड जो हमारा वर्क फंक्शन है वो तो दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ लाइट निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो E इक्वल टू क्या आ जाता है, E इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा, H का अप्लायंस कांस्टेंट। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 12400 लिख दो सीधे। और लैम्डा का वैल्यू कितना है हमारा, लैम्डा का वैल्यू 5000 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो E है वो 5 से ज्यादा है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। समझ में आया अच्छे से? ओके, अब पूछ रहा है यहां पे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पे हम क्या निकालेंगे, थ्रेशोल्ड, किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो क्या है, फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाई लैम्डा, यानी यहां क्या कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फाई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, जूल में चेंज करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और h का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.6 इंटू 10⁻32 इंटू न्यू नॉट। तो जो हमारा न्यू नॉट का वैल्यू आएगा यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो आएगा हमारा 5.31 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आएगा अच्छे से? ओके, अब उसके बाद देखिए ध्यान से कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा।
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है, लाइट का जो वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो उसको तुम क्या करो, पहले हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे C का वैल्यू क्या होता है, C इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना V इक्वल टू यानी C इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा। और हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी क्या निकालना है हमें, C बाई लैम्डा निकालना है। तो C का वैल्यू क्या होगा हमारा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 500 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, न्यू का जो वैल्यू आ रहा है 6 इंटू 10⁻14 हर्ज। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि यहां जो न्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, न्यू नॉट से ज्यादा आ रहा है। आप देख सकते हो न्यू का वैल्यू कितना है, यानी फ्रीक्वेंसी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है 6 इंटू 10⁻14 हर्ज है, और हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 5.31 इंटू 10⁻14 हर्ज है। तो ये ज्यादा है, तो इसमें इसको भी देख के हम पता कर सकते हैं कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। यानी ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से 1/5 है। तो क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1/5 अप इंटू सी, यानी कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10⁻7। तो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से यहां काटो तो कितना 6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए, तो बस निकाल ली, इसमें क्या करना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, H बाई क्या होता है P होता है, और H बाई P का वैल्यू क्या MV होता है। H का वैल्यू कितना दिया है 6.63 इंटू 10⁻34 इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 9 दिया है, 9.1 9 दिया है, 9 इंटू 10⁻31 दिया है। और वेलोसिटी कितना दिया है इलेक्ट्रॉन का, कितना हमने निकाला अभी, कितना निकाला 6 इंटू 10⁻7। जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो हमारा डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ आ रहा है 0.122 इंटू 10⁻−10 मीटर, या इसको कह सकते हैं कि 0.122 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, इतना आसान क्वेश्चन है ना। ओके, अब देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसमें से पूछ रहा है कि बताइए क्या है द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सीजियम एंड 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी हमारा वर्क फंक्शन किसका दिया है पोटेशियम का, वो कितना होता है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और हमारा वर्क फंक्शन जो है हमारा सीजियम का कितना हो जाएगा, सीजियम का CS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हमें पता ये करना है कि इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल फॉर ईदर ऑफ देम इफ द इंसिडेंट वेवलेंथ इज 518 जो एंगस्ट्रॉम। तो इसको क्या करना है, सिंपली इस लाइट का जो एनर्जी होगा उसको हम किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ लैम्डा का वैल्यू, लाइट का जो वेवलेंथ दिया है वो कितना दिया है 5180 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। समझ में आ रहा अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, ओके समझ में आया। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू हो जाएगा SC बाई लैम्डा। जैसा कि मैंने बताया कि ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे SC का वैल्यू क्या लिखो 12400 अपन में लैम्डा का वैल्यू 5180। तो इसका जो वैल्यू आया है 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है।
अब आप यहां पे देख सकते हो कि 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी ऑफ लाइट का जो एनर्जी है वो दोनों से ज्यादा है, यानी वर्क फंक्शन पोटेशियम और वर्क फंक्शन सीजियम से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ कैन अकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए ना, आगे आना। ओके आगे बढ़िए। अब देखिए, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन, देखो कितना वही क्वेश्चन ऐसे बाय लैम्डा, वही बार बार एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये जुलाई 2017 में आया था। ओके तो देखिए वर्क फंक्शन जो है मेटल्स का कितना दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ दैट मेटल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा नॉट निकालना है। तो क्या लिखेंगे, फाई नॉट इक्वल टू क्या होता है, HC बाई लैम्डा नॉट, यही होता है ना। तो क्या करो, हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा नॉट निकालना है ना भाई। अरे बोलो ना जल्दी से, लैम्डा नॉट निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, SC बाई फाई नॉट, है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे H का वैल्यू कितना दिया है, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। C का वैल्यू कितना, इस लाइट का स्पीड कितना दिया है, 3 इंटू 10 का पावर 8 दिया हुआ है। और फाई नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। जब कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा 4.14 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर। ओके ये देखिए, ये तो पता नहीं कितना आसान पूछा है, इतना आसान तो कभी नहीं पूछना चाहिए। ये क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 पावर 14 हर्ट्ज इज 6.63 जूल। आपको शायद पता है कि यहां पे क्या कह रहा है, एनर्जी कितना दिया, लाइट का जो एनर्जी दिया है 6.63 जूल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, यानी न्यू कितना दिया है, 10 का पावर 14 हर्ट्ज दिया है ना। H का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 10 पर माइनस 34 जूल सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए, आपको शायद पता है कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होता है, H होता है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू H होता है। एनर्जी ऑफ 2 फोटोन क्या होता है, 2 H होगा। एनर्जी ऑफ 3 फोटोन क्या होगा, 3 H होगा। उसी तरह एनर्जी ऑफ n फोटोन कितना हो जाएगा, NH न्यू हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे टोटल एनर्जी दिया हुआ है वो कितना दिया है, 6.63 जूल में दिया है ना। हाँ तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब n हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। H का वैल्यू कितना दिया है, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। और न्यू का वैल्यू कितना दिया है, देखो तो न्यू का वैल्यू कितना दिया है, 10 का पावर 14। जब इसको कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा 10 का पावर 20, यानी फोटोन का जो नंबर होगा कितना होगा, 10 का पावर 20 होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, यानी लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना दिया है, 6800 एंगस्ट्रॉम दिया है। इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट जो है वो मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है। तो बताना है कि फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, विल देयर बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। यानी इसमें बताना है कि इमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही हम जो इमिशन तो तुरंत निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था कि इसका एनर्जी ऑफ लाइट निकालो, क्योंकि फाई नॉट दिया हुआ है। तो देखो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, SC बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। E इक्वल टू SC बाई लैम्डा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 12,000 क्या लिखेंगे, 400 लिख देंगे, ठीक है। कितना होगा, 12,400। और लैम्डा का वैल्यू कितना है हमारा,
6800, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे, देखो कितना वैल्यू आएगा, देखो ध्यान से, ये कट करेंगे तो कितना आया हमारा 124/68। तो ये बेसिकली जो है, ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आ रहा है, हाँ 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो एनर्जी जो आ रहा है, लाइट का एनर्जी कितना आ रहा है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और फाई कितना दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि E का जो वैल्यू है वो 5 नॉट से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, क्लियर, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो निकाल लो, जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, फाई नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट यही तो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या करोगे, यहां पे न्यू नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फाई नॉट बाई एच, ये लिख सकते हो। फाई नॉट कितना दिया है, 2.3, कितना दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना। तो इसको क्या करो, जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाई क्या होगा, बोलो ना, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, न्यू नॉट का वैल्यू आएगा 5.50 इंटू 10⁻14 हर्ज, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालना हमें, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच न्यू। E का वैल्यू क्या है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। तो E का वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ पे 1.82 निकाला ना, 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या होगा 1.82 इंटू, यहाँ पर लिखो 1.82 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू क्या होगा 6.6, एच का वैल्यू 10⁻34 इंटू न्यू। तो यहां से न्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.412 इंटू 10⁻14 हर्ज। अब यहां से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो न्यू का वैल्यू आ रहा है 5.50 इंटू 10⁻14 हर्ज, और जो न्यू का जो वैल्यू है 4.412 इंटू 10⁻14 हर्ज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है लाइट के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसलिए यहां पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके ना, समझ में आया अच्छे से, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड थ्रू 25,000 वोल्ट। तो बेसिकली इसको मैं क्या करूंगा, जो मैं फॉर्मूला बताया हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं 1.228 इंटू रूट वी, ये हमारा नैनोमीटर में आता है वैल्यू। तो इसको पुट कर देंगे 1.228 और रूट वी कितना हो जाएगा, रूट 25,000। तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.00744424 नैनोमीटर, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके यहां देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम falls on a metal surface having work function 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना दिया है हमारा 3000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, समझो। ओके इसका जो वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है वो कितना दिया है हमारा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक यानी आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है ना। दिस इज द फोटो आइंस्टाइन, दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके तो बताओ एच न्यू क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा लिख लेंगे माइनस फाई नॉट। ओके तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, यहां पे लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे 12,400 लिख दो,
और लैम्डा का वैल्यू कितना 3000। अब फाइनल का वैल्यू कितना दिया है 2.3 दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है हमारा, इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो 4.13 माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2. हाँ इसको माइनस कर दो, देखो 4.13 एंड 2.3 कितना हो जाएगा 3, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, यानी 1.83 आ रहा है। इसका वैल्यू जो आ रहा है 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आया है वो जूल में आए। किस में आए, किस में आए, जूल में आए। तो क्या करेंगे, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.83 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वो आ रहा है 2.929 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, अब ये कह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम कितना होगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते 1/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो क्या होगा 2.929 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे यहां पे 2 इंटू 2.929 इंटू 10⁻19 अपन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो वी मैक्स हो जाएगा, वी मैक्स जो होगा वो क्या होगा √2 इंटू 2.929 इंटू 10⁻19 अपन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन मास का इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आया वेलोसिटी मैक्सिमम वो आ रहा है, यहां पे लिखते हैं 8.052 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन जो है एटम एंड न्यूक्लियाई। ओके, disintegration rate of radioactive sample is 10⁻10 per hour at 20 hours from the start. It reduced to 5 into 10 power per hour after 30 hours. Calculate the decay constant. सबसे पहले ये बात है कि हमारा डिसइंटीग्रेशन रेट यानी ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। तो डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एक्टिविटी होता है। तो आपको एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू द फंक्शन ऑफ टी, यानी एक्टिविटी इन टाइम टी पीरियड इक्वल टू एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि जो डिसइंटीग्रेशन जो रेट है यानी 20 आवर्स में, ठीक है, उसका कितना है 10⁻10 पर आवर है, ठीक है ना। यानी ये 80 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 10⁻10 दिया हुआ है, और टी का वैल्यू कितना दिया है 20 आवर्स दिया है। अब कह रहा है कि इट रिड्यूस, फिर बाद में ये रिड्यूस हो जा रहा है, यानी इसी 80 का जो वैल्यू हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 5 इंटू 10⁹, कितना टाइम में 30 आवर्स में। बताना है कि कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको मान लेते हैं कि 81 टाइम में जो हमारा वैल्यू है 10⁻10 पर आवर, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो T1 टाइम हमारा क्या है, T1 टाइम हमारा है 20 आवर्स। ओके, बाद में जो इसका डिसइंटीग्रेशन जो रेट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 5 इंटू 10⁹ पर आवर। ओके, और टाइम कितना लग रहा है, T2 टाइम कितना लग रहा है 30 आवर्स लग रहा है। तो बताना है कि डीके कांस्टेंट क्या है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो क्या लिखेंगे AT1 इक्वल टू A0 ई पावर माइनस लैम्डा T1। ये इनिशियल एक्टिविटी है और ये T1 टाइम पे जो एक्टिविटी था वो ये वैल्यू है, समझ में आ रहा अच्छे से। ओके, तो AT1 का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा
10 के पावर 10 होगा, ए नोट मुझे नहीं पता है, ई के पावर माइनस लैम्डा, T1 का वैल्यू कितना है हमारा 20 है, कितना है 20। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 के पावर 10 इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस 20 लैम्डा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसको इसमें प्रूव करें, ए टी टू द एक्टिविटी इन टाइम T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्टिविटी ई के पावर माइनस लैम्डा T2, है ना। तो ए T2 कितना वैल्यू है 5 इंटू 10 के पावर 9 इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा, T2 कितना है 30 आवर्स है, कितना है 30 आवर्स है। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 9 इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस 30 लैम्डा, ये हमारा वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे लैम्डा निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा देखो 10 का पावर 10 बाई 5 इंटू 10 का पावर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए नॉट ई का पावर माइनस 20 लैम्डा अपन में ए नॉट ई का पावर माइनस 30 लैम्डा, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 10 इंटू 10 का पावर 9 अपन में 5 इंटू 10 का पावर 9, यहाँ ए नॉट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस 20 लैम्डा अपन में ई के पावर माइनस 30 लैम्डा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 10.9 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 इक्वल टू यहाँ ऊपर जाएगा क्या होगा ई के पावर माइनस 20 लैम्डा, ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा प्लस 30 लैम्डा, यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है 2 इक्वल टू ई के पावर कितना हो जाएगा ई के पावर 10 लैम्डा हो जाएगा। ओके ना। अब दोनों तरफ ln नेचुरल लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ln2 इक्वल टू ln ई के पावर 10 के पावर लैम्डा। अब बताओ इसका आपको वैल्यू पता है क्या होगा, ln यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ln2 इक्वल टू 10 लैम्डा 10 लैम्डा ln ई कैंसिल, ln ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, यानी हमारा जो इसका जो वैल्यू होता है ln2 0.693 होता है इक्वल टू 10 लैम्डा, यानी हमारा जो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.693 बाई 10, यानी हमारा लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो 0.0693 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख देते हैं 0.0693 और यहाँ भी लिखा हुआ है आपका कितना हो जाएगा 0.0693 पर आवर। ये समझ में आया अच्छे से, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। इसमें किसी को डाउट है क्या? आसान है ना, चलिए ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज एंड पासन सीरीज गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज 912 एंगस्ट्रॉम। देखिए हमने ये बताया था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है और हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है, वो आपको मैंने बताया था थ्योरेटिकल में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज है, देखो ध्यान से कि ऐसे समझो क्या है, मान लो ये n इक्वल टू 1 है, ये क्या हमारा n इक्वल टू 2 है, इसके बाद n इक्वल टू क्या है ये 3 है, ये क्या है हमारा n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू क्या है 5 है, ऐसे करते 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 n इक्वल टू क्या है हमारा ये इंफिनिटी है, ठीक है। तो यहां पे ये बताना है कि हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा और पासन सीरीज क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो अगर आप बात करें तो हमारा जो मैक्सिमम जो E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू हमारा होता है Sc बाई लैम्डा, यानी हमारा एनर्जी से वेवलेंथ जो होता है एनर्जी का इनवर्सली होता है। अगर मान लो हम n इक्वल टू 2 से 1 पे आए तो इसका क्या होगा एनर्जी ज्यादा होगा। अगर n इक्वल टू 2 से 1 पे आए तो मान लो इसका एनर्जी क्या है E1 है, n इक्वल टू 2 से
1 पे आए तो इसका एनर्जी क्या है E2 है। n इक्वल टू 3 से 1 पे आए तो इसका एनर्जी क्या है E3 है मान लो। अगर हम n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू क्या है 1 पे आए तो इसका एनर्जी मान लो इन्फिनिटी है। तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इन्फिनिटी का एनर्जी, इन्फिनिटी इक्वल टू एनर्जी E3 इक्वल टू E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है ना। यानी जितने ज्यादा दूर से हमारा फोटोन आएगा यानी इलेक्ट्रॉन जो आएगा, ठीक है ना, जितने हायर स्टेट से आएगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो अब हमें पता है कि हमने क्या बताया कि एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमारा जो लैम्डा जो इन्फिनिटी होगा वो सबसे कम होगा, यानी जो सबसे ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट से आएगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इन्फिनिटी इज लेस देन लैम्डा 3 इज लेस देन लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैम्डा 1 जो है यानी लैम्डा 1 कौन सा है, इसके क्रॉसपोंडिंग E1 के क्रॉसपोंडिंग जो लैम्डा 1 है यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, और लैम्डा 2 मिलेगा वो जो E2 के क्रॉसपोंडिंग होगा। लैम्डा 3 जो होगा वो क्या होगा हमारा लैम्डा 3 के क्रॉसपोंडिंग होगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे हमें मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। तो ये चीज आपको आना चाहिए, समझ में आया अच्छे से। इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, यहां पे क्या कर रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, अब बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है और पासन सीरीज। तो हमें बताना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज और पासन सीरीज का क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पे लिमिट दिया है ऑफ लाइमन सीरीज 912 एंगस्ट्रॉम। ये लिमिट क्या होता है, सीरीज लिमिट क्या होता है? लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज कहने क्या मतलब है? इसका मतलब पता क्या है? सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट लाइन है ना लाइमन सीरीज का वो कह रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये हमारा n इक्वल टू 1 है, ये हमारा क्या है n इक्वल टू 2 है, ये इक्वल टू n इक्वल क्या है 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, और हमारा ये मान लो n इक्वल टू 5 है। समझ में आया चीजें? ये हर जगह वैलिड होगा। अगर लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो ये होगा, बाल्मर सीरीज का बात होगा जो वहां। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, हमारा जो फोटोन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है n इक्वल टू 2 से 1 में आएगा पहले, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। फिर 3 से 1 में आया, पहले 2 से 1 में आया तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फिर 3 से 1 में आया, ये सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। एंड फिर इसके बाद किस में आया हमारा 4 से 1 में आया, ये कौन सा है हमारा थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। और उसके बाद 5th से आया, क्या हो जाएगा हमारा 4th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे कि ये क्या है n इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ, ये क्या है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो जाएगा। ये क्या होता है, ये दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है ना। तो इसी क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट बोलते हैं। इस लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को बोलते हैं सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। अगर यही सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज होता तो क्या होता है, कहां से कहां होता है, इन्फिनिटी से 2 तक आता, ये होता है सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। अगर यही लाइमन बाल्मर पास्टन की बात करता तो इन्फिनिटी से 3 क्या होता है, सीरीज लिमिट ऑफ पास्टन सीरीज होता है। उसी तरह ब्रैकेट क्या होता है, इन्फिनिटी से 4, एंड पीफोन क्या होता है हमारा इन्फिनिटी से 5। समझ में आया चीजें? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, हमारा लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा, तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज वो क्या हो जाएगा हमारा, n का वैल्यू हमारा कितना हम लेंगे, n का वैल्यू 1 और m का वैल्यू क्या रहेगा हमारा इन्फिनिटी होगा। यानी अगर हम फॉर्मूला लिखे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है r इंटू, यानी r क्या है रिडबर्ड कांस्टेंट है, अपन में 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो हमारा लाइमन सीरीज का जो सीरीज लिमिट दिया है वो कितना वेवलेंथ दिया है, 912 दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से, कितना दिया है 912 दिया हुआ है। तो यहां पे लिख दो, यहां पे 1 अपॉन
912 एंगस्ट्रॉम, तो क्या हो जाएगा आर इंटू एन का वैल्यू कितना है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 912 इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आर का जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन 912, ये इक्वेशन 1 रख लो। ओके, अब यहां पे क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा, बताइए, आप खुद ही बताइए क्या होगा, कहां से कहां तक होगा। शॉर्टेस्ट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट मतलब इंफिनिटी से आ रहा है, यानी m का वैल्यू यहां क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, और n का वैल्यू बाल्मर है तो क्या होना चाहिए, बाल्मर कहां पे आता है, 2 पे आता है ना, तो यहां पे 2 होगा। समझ में आया अच्छे से, ओके, बाल्मर है ना। ओके, अब पास्टन होगा तो क्या होगा देख लेंगे बाद में। ओके, तो पहले क्या करेंगे 1 अपॉन इसका ये है हमारा लैम्डा, किसका है हमारा, शॉर्टेस्ट है किसका, बाल्मर का है ना, ऐसे लिख देंगे। क्या होता है आर इंटू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा एस इंटू बी इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 912, एन का वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा लैम्डा एस बी, अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 912 इंटू 4, तो इसको जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा 8436, यानी इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में है ना 912। ओके ना, समझ में आया अच्छे से। तो 9648 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। उसी तरह सिमिलरली पासन सीरीज में करना है, तो पासन सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पासन सीरीज। तो पासन सीरीज क्या होगा, पहले होता लाइमन, बाल्मर, पास्टन, यानी तीसरा, यानी हमारा जो m का वैल्यू होगा इंफिनिटी होगा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू लाइमन, बाल्मर, पास्टन तीसरा होता है ना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहां पे लिखो 1 अपॉन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका निकालना है, पास्टन का निकालना है p, तो कितना होगा r इंटू हम डायरेक्ट वैल्यू रख ले, n का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एस पी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है हमारा, आर का वैल्यू कितना है हमारा 1 अपॉन 912, नहीं यानी ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 912 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, देखो ना मैंने इसको ऊपर कर दिया है, तो क्या होगा 1 अपॉन आर नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना है 912 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा इंटू, अच्छा रुको, बहुत तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, तो क्या होगा देखो ध्यान से, 1 अपॉन लैम्डा एस पी यानी पासन सीरीज का शॉर्टेज वेवलेंथ इक्वल टू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 912 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा शॉर्टेज वेवलेंथ पासन सीरीज का क्या हो जाएगा हमारा 912 इंटू 9। अब इसको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 18,082 यानी कितना एंगस्ट्रॉम 8,208 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा हमारा। ओके, समझ में आया इसमें, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, कंप्यूट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लार्मर सीरीज एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, ये जुलाई 2022 में आया है। देखो ये भी क्या है, रेशियो निकालना है ना, तो ज्यादा कुछ करना नहीं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब सोचो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या होगा देखो, यानी जिसका एनर्जी सबसे कम किसमें होगा, लाइमन सीरीज में, जो हमारा कहां से आए 2 से 1 में आए, तो उसका एनर्जी सबसे कम होगा, है ना। लेकिन वो एनर्जी क्या होता है,
वेवलेंथ के इनवर्सली होता है, इसलिए वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, देखो ना ये वाला। ये देखो, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू, आपको पता है 1/λ, ठीक है, ये हम एल लगा देते हैं, किसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, किसका, हमारा लाइमन का। इसका वैल्यू होता है r इंटू 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 1/λl इंटू l r, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा हमारा, यहां पे 1 रखेंगे, ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है, ठीक है। तो कहां से आ रहा है हमारा आ रहा है जो वैल्यू आ रहा है, हम ये इसका जो वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर होगा माइनस 1/n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 1/, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा हमारा r ये कितना होगा 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा हमारा 3r/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना 1/λl इंटू l, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा λl, यानी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा हमारा 4/3r, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज क्या होगा, जब 3 से 2 में आएगा, है ना, जब 3 से 2 में आएगा तो वही होगा हमारा। तो कितना होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा 1/λl, किसका हम कर रहे हैं, बाल्मर का कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा r इंटू, यहाँ पे जो कम वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम कम वाला है, उसको पहले लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये समझ लो, ऐसा करना है, अगर कंफ्यूज मत नहीं होना है, ये वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए बस, ठीक है ना। ओके, तो क्या होगा 1/λl, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, r इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 1/9, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू r, क्या हो जाएगा इसको 36 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या, देखो तो कर लेना, ठीक है ना। तो λl लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36/5r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। क्या कह रहा है, रेशियो कह रहा है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज, यानी लेंगे तो क्या होगा λl/l अपन में λl और b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/3r अपन में, दिख रहा है क्या, ओके 36/5r ये हो जाएगा, ओके समझ में आया, दिख रहा है क्या, ओके। यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 4 इंटू 5/36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, यानी 5/27 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होता है 5/27, आसान है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देख लो, द हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर स्पेसीज इज 1.386 पर ईयर, यानी हाफ लाइफ मतलब टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ है ना। टी हाफ क्या होता है, जैसे हमारा रेडिएक्टिव जो डिके हो रहा है, जैसे मान लो हमारा क्या है, सपोज करो कि हमारा जो न्यूक्लियाई है, सपोज करो कि हमारा 64 है, तो 64 से मान लो 32 हुआ, फिर 32 से हमारा कितना हुआ 16 हुआ, है ना, 16 से हमारा 8 हुआ, मतलब 8 हमारा न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, ऐसे टूटते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियाई अगर N0 है तो इतना कितना बचा, कितना यहाँ पे हुआ N0/2 टूट गया,
तो n0 से n0/2 में जाने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी हाफ। टी हाफ का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है 0.693 अपन में लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट होता है, और डिके कांस्टेंट पर टाइम में इसको मेजर करते हैं। तो क्या होगा 0.693, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लैम्डा ही निकालना है मुझे, बेसिकली टी हाफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो टी हाफ कितना दिया है 1.386 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपन में 1.386 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 पर ईयर हो जाएगा, पर ईयर, यानी इसको कह सकते हैं कि 0.5 पर ईयर। देख लो कितना क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान है कि नहीं, इस बहुत ज्यादा क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट, यानी क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 है, यानी n का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और n इक्वल 2 पे यानी कहने का मतलब है कि E2 यानी एनर्जी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट कितना दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू 3 पे हमारा एनर्जी क्या होगा। अब आपको शायद पता है बहुत अच्छे से कि En क्या होता है, यानी एनर्जी इन nth ऑर्बिट, n बोर ऑर्बिट इक्वल टू क्या होता है -13.6 Z² बाई n²। अगर मैं यहां पे किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी जैसे मान लो हाइड्रोजन को मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ओके, तो यहां पे Z फिक्स हो गया है ना, लेकिन n यहां फिक्स नहीं है, -13.6 भी फिक्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा En जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है n² है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कंबाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो यानी E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी हमारा En जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसकी बात कर रहे हैं E2 इसका E3 बाई E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N2 यानी N2, ठीक है, बाई N1 के पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये कर सकते हैं क्या, N2 क्या है यार, प्रिंसिपल क्वांटम जो 2 है उसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, इसको हम N2 मान लिए हैं, और ये हमारा क्या है N3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। तो बताओ यहाँ पे E3 मुझे निकालना है, यानी एनर्जी इन थर्ड बोर ऑर्बिट निकालना है मुझे। अब एनर्जी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट कितना दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब N2 का वैल्यू कितना है हमारा, N2 का वैल्यू कितना है 2 है, और N3 का वैल्यू कितना है 3 है, क्या स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा हमारा E3 का जो यानी एनर्जी इन थर्ड बोर ऑर्बिट कितना हो जाएगा -3.4 इंटू 4/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो आपको ये हाइड्रोजन एटम में ये एनर्जी याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेकंड में होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एंड फोर्थ में होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फिफ्थ में होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन में कितना एनर्जी स्टेट हमारा एनर्जी का वैल्यू होता है, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से, ओके। अब देखिए फिर आ गया यहां पे, देखिए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H गामा लाइन एंड सीरीज लिमिट फॉर ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, यानी सीरीज लिमिट निकालना है, ब्रैकेट सीरीज का निकालना है, और हमें वेवलेंथ किसका H गामा लाइन का निकालना है। बेसिकली देखो क्या होता है, इसको समझो, ये बेसिकली क्या बाल्मर सीरीज में देखने को मिलता है। तो देखो ध्यान से, जैसे ये हमारा क्या है, ऐसे समझो, ये हमारा क्या है n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 ये n=5, ये n= क्या होगा 6, ठीक है, समझो बात को। तो ये बाल्मर जो H गामा की जब हाइड्रोजन आ जाए तो समझ लो कि किसकी बात कर रहा है, ये बाल्मर की बात, बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है। तो पहला जो बाल्मर सीरीज में आता है जो लाइन होता है उसको बोलते हैं H अल्फा, क्या बोलते हैं, 3 से 2 में जो आया तो वो क्या होता है H अल्फा लाइन होता है, और जो हमारा 4 से 2 में आता है उसको बोलते हैं H बीटा, ठीक है, और
जब 5 से 2 में आता है उसको बोलते हैं एच गामा, और जब 6 से 2 में आता है उसको बोलते हैं एच डेल्टा। तो यहाँ पे एच गामा पूछ रहा है, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले एच अल्फा चाहे एच बीटा एच डेल्टा पूछ ले, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे एच गामा जो है वो कहां से आ रहा है, n=5 से n=2 में आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमें लैम्डा का वैल्यू क्या था, 1/λ इक्वल टू, हम किसका लिख रहे हैं, ये एच गामा का लिख रहे थे, यहाँ पे एच गामा लिख देते हैं, ओके। तो कितना हम इसका फॉर्मूला कितना होता है, अभी एच गामा मत लिखो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना होता है, r इंटू 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। तो एच गामा जो मिल रहा है, एच गामा लाइन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, m इक्वल टू कहां से, m इक्वल टू कौन सा, ये वाला है ना, तीसरा वाला लाइन, यानी m=5 से n= कितना हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा। तो यहां पे लिखो 1/λh गामा क्या हो जाएगा, r इंटू n का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका रिजबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 1/λh गामा इक्वल टू कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁷ होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/λh गामा इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁷ इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये 100 अपन में कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 कितना होगा 21 होगा। तो हमारा जो लैम्डा एच जो गामा हो जाएगा, यानी गामा एच गामा लाइन का जो वेवलेंथ होगा उसका कितना हो जाएगा हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 100/1.097 इंटू 10⁷ इंटू 21। तो इसका जो वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 4.357 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आएगा। इसका मतलब 4357 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, आसान है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ओके ना। तो देखिए सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज क्या होता है, पहले लाइमन फिर बाल्मर पास्टन फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पे लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन, तो हमारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा, और कहां तक आएगा लास्ट लाइन कितना आ जाएगा n=4 हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, है ना। तो बस कर लो 1/λ किसका निकालना है, हम बेसिकली हम ब्रैकेट का सीरीज का निकाल रहे हैं। तो 1/λ b इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू 1/n का स्क्वायर, n का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर अपन में 1/∞ इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या, r का वैल्यू कितना हुआ 1.097 इंटू 10⁷, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/λ b हो जाएगा। तो लैम्डा b यानी हमारा जो वेवलेंथ होगा हमारा ब्रैकेट सीरीज का, सीरीज लिमिट का, ब्रैकेट सीरीज का जो वेवलेंथ होगा, जो सीरीज लिमिट है यानी लास्ट लाइन ऑफ लाइमंस, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज जो है उसका जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा 16/1.097 इंटू 10⁷। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14.63 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। समझ में आया, अच्छा आसान है ना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जो है एटम के चारों तरफ घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एटम में घूम रहा है यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जिसका रेडियस r है, जिसका वेलोसिटी v है। तो r का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी हमारा दिया है 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना होगा डिस्टेंस इसका 2πr,
स्पीड क्या है v, यानी डिस्टेंस बाई सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड 2 पाई आर और स्पीड कितना है v है, तो 2 इंटू इसका वैल्यू पुट कर दो, और क्या करना है 2.2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, आर का वैल्यू कितना दिया है 0.53 इंटू 10 का पावर माइनस 10, समझ में आया। ओके v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 का पावर 6, जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा 1.448 इंटू 10 का पावर माइनस 16 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ओके आगे बढ़ेंगे, ये मार्च 2018 में आया था। अब जो हमारा क्वेश्चन आया है ये जुलाई 2018 में आया है। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी अब ये कौन सा एनर्जी है नहीं पता है, ये कौन सा एनर्जी है नहीं पता है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा है, ठीक है ना। ओके अब आपको शायद पता है कि हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसी एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है ना, यानी उसी ln कोई भी है। अब ये n का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा n का वैल्यू क्या होगा, समझ में आया चीजें। तो n का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला हमको पता है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू क्या होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अपन में n स्क्वायर होता है हाइड्रोजन का, इतना ही होता है ना। अब ये इसी nth एनर्जी का एक्साइटेड स्टेट मान लो, nth मान लो, सपोज करो कि हमारा जो एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी है मान लो यहाँ पे कितना है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, अपन में n स्क्वायर, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम इसका n स्क्वायर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 13.6 अपन में 0.85, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 16 आएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी ये जो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना, यानी ये n स्क्वायर 4 मतलब क्या है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके तो n स्क्वायर 4 की बात कर रहा है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू क्या होता है nh अपॉन 2 पाई, ये आपको पता है ना। तो 4 पे निकालना है ना मुझे, तो L4 लिखेंगे, तो यहाँ 4 इंटू h का वैल्यू कितना लिखेंगे, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 होगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 होगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है कितना आएगा 4.22 इंटू 10 का पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका ये कैसे आया, हमको पता है कि L इसको जो MVR होता है ना, इसका यूनिट कैसे आया, तो M का क्या आ गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है ना, और इसका क्या होता है मीटर, तो कितना आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे आता है यूनिट, ठीक है ना, समझ में आया। ओके आगे बढ़ेंगे, समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आया है मार्च 2017 में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, वोर सेकेंड ऑर्बिट है ना, यानी n इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी किस में निकालना है, सेकेंड वोर ऑर्बिट में निकालना है, यानी F2 निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट इज 2.14 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर एंड स्पीड कितना है 1.09 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कह रहा है कि हमारा जो R2 जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया है 2.14 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर, और हमारा जो वेलोसिटी दिया है V2 दिया है 1.09 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखिए आपको पता है कि T इक्वल क्या होता है 2 पाई R बाई V होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है T का T इक्वल टू 1 बाई F होता है, तो क्या होगा 2 पाई R बाई V अपन में 2 पाई बाई V, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V बाई 2 पाई R, समझ में आया अच्छे से। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, F2 इक्वल टू लिख सकते हैं F2 इक्वल टू V2 बाई 2 पाई R2 लिख सकते हैं। अब V2 का वैल्यू कितना है बताइए, तो V2 का वैल्यू कितना है 1.09 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14, एंड R2 का वैल्यू कितना है बताओ, R2 का वैल्यू 2.14 है।
2.14 इंटू कितना दिया है 10 का पावर माइनस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.11 इंटू 10 का पावर 14 हर्ज। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पासन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, कहां से आएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पासन सीरीज, ठीक है ना। यानी देखो ये ड्रॉ कर देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। ये मान लो n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है। ये क्या होता है, ये यहां से यहां लाइमन 2 से 1 आया तो लाइमन सीरीज, 3 से 1 आया लाइमन सीरीज, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, पासन सीरीज जाना है, पासन सीरीज जाना है तो लाइमन बाल्मर पास्टन। यानी कहने का मतलब है कि किस में आएगा हमारा 4 से 3, 4 से 3, 5 से 3, ठीक है। तो इसमें हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पासन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा पासन सीरीज में, हमारा कौन सा होगा, देखो ध्यान से, ये होगा ना। पासन से क्या, लाइमन बाल्मर पास्टन, यानी कहीं से भी आएगा वो 3 पे ही आएगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आएगा कहीं से भी आएगा वो 3 पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 से जो 3 हुआ ये सबसे क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, है ना। इसको हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, n का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1/λ इक्वल टू क्या होता है r, 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n² माइनस 1/m², ये हो जाएगा। ये किसका हम बना रहे हैं, पासन सीरीज का कर रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/λ पासन सीरीज का कर रहे हैं, तो 1/λ p इक्वल टू r इंटू n का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 1/λ p इक्वल टू r इंटू 1/9 माइनस 1/60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/λ p, तो क्या हो जाएगा r, ठीक है, इंटू इसको क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 9 इंटू 16 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा एल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 16 अपन में 7r, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है ना। इतना समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है क्या। अब कह रहा है कि हमारा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज कहने का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां से आएगा, हमारा इन्फिनिटी से 2 पे आएगा। तो यहां पे हमारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/λ किसका लिखेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज है ना, तो यहाँ b लिख दिया इक्वल टू क्या लिखेंगे r इंटू 1/n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/∞ का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा क्या, यानी हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/r हो जाएगा। अब ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा लैम्डा एल पी अपन में यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पासन सीरीज अपन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आया है 16 इंटू 9/7r डिवाइड बाई 4/r, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से 16 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 4, अब ये कट जाएगा तो कितना बार में 4 बार में जाएगा, यानी 36/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसमें किसी को डाउट है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है कि द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4.33 इंटू 10⁻⁴ पर ईयर, यानी डिके कांस्टेंट मतलब लैम्डा कह रहा है कितना 4.33 इंटू 10⁻⁴
पर ईयर। ओके, तो पूछ रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगा, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, यानी टी हाफ पूछ रहा है। तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपन में लैम्डा। 0.693 लैम्डा का वैल्यू कितना है हमारा 4.33 इंटू 10⁻⁴। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 160 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है ना। ओके ओके, तो आपको इसी के साथ जितना भी मेरा न्यूमेरिकल सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, मैं पूरा जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 1 to 15 चैप्टर्स जितने भी हैं सारा मैंने न्यूमेरिकल चैप्टर्स बहुत ही कम समय में वो सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस लेक्चर्स को जरूर देखें, न्यूमेरिकल सेशन जितने भी हैं जरूर देखें। इससे आपको एग्जाम में जो मार्क्स होगा वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल जो आते हैं वो 30 to 35 मार्क्स के आते हैं। ये बहुत बड़ा वेटेज होता है। अगर आप 30 मार्क्स भी ला देते हैं न्यूमेरिकल सिर्फ पोर्शन में तो आपके जो मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है ना। और आपको मेरा लेक्चर कैसा आया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए कुछ नए नए लेक्चर्स लाऊं जी। और और मुझे आशा है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।